नाज़रीन, इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि मुल्क में बेरोज़गारी, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी और 35,000 असामियाँ भर्तियों की मुंतज़र हैं। वो किसके तवज्जुह से? सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तवज्जुह से। और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वो 13-14 महीने से वो गैर फ़ाल, अब उसके फ़ाल होने के आसार पैदा हुए हैं। वो गैर फ़ाल क्यों हुई? उस पर अदालत के क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे? क्या फ़ैसला दिया कि ये करप्शन का गढ़ बन गया है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन? क्या अब जो नई कानून साजी हुई है, क्या उसमें वो करप्शन का गढ़ दोबारा नहीं बनेगी? या उसके जो आइनी हैसियत है कि वो एक खुद मुख्तियार इदारे के तौर पर काम करे, उसमें ज़्यादा सियासी मुदाखलत ना हो, क्या वो होगी? तो इसका जवाब भी ना में है। जी, आज जो नया कानून बनाया गया है उसके मतलब बताएं कि उसमें सबसे बड़ा मसला क्या है कि उसमें किस तरह इसकी जो है वो खुद मुख्तियारी कमीशन की वो पहले के मुकाबले में भी डाउन हो। तो ऐसे सूरत हाल में फिर क्या हशर होगा, कैसे वो भर्तियाँ होगी? बाकी नए चेयरमैन के लिए 3-4 नाम वो आ गए हैं। नया चेयरमैन कौन हो सकता है? नए मेंबरान कौन मुतवक्का हैं, कौन बन सकते हैं? और बाकी जो 5 कमीशन के पुराने मेंबरान हैं उनका क्या होगा? तो नाज़रीन, वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले नाज़रीन आपको बता दें कि ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन गैर फ़ाल क्यों हुआ। वो एक अदालत का मामला था। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच 3 जून 2021 को एक बड़ा फ़ैसला आ गया जिसमें ये कहा गया कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, ये अल्फाज फाजिल अदालत के वो फ़ैसले में लिखे हुए हैं, मेरे पास है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने वन विंडो करप्शन की सहूलत फराहम की, यानी करप्शन का गढ़ ही गढ़। तो ऐसे सूरत हाल में मेरिट का जनाजा तो निकलेगा। और अदालत ने 2018 के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थे उसको, और जो है जो दौरान तकरीबन 1780 से ज़ायद जो है डॉक्टर अपॉइंट हुए थे, उनके एग्ज़ाम को भी गलतम करार दिया। इस बेस पे करार दिया कि जब कमीशन ही सही नहीं है, उसका जो है चेयरमैन की तकरीर ही सही नहीं है, मेंबरान को भी मज़ीद काम करने से रोक दिया गया कि उनमें ही सही वो रूल्स को सही फॉलो नहीं किया गया, तो फिर उनके तवज्जुह से जो लिए गए इम्तिहानात उनकी क्या पोजीशन होगी। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थे उनमें तकरीबन 193 असिस्टेंट कमिश्नर, तकरीबन 15 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, तकरीबन 3 डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, 15 ETOs और मेरे ख्याल में 9 असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव भी थे। तो अब वो उम्मीदवारों का मसला अलग है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है कि अब सुप्रीम कोर्ट उसके मतलब क्या फ़ैसला देती है। तो बाकी जो फ़ैसला दिया था फाजिल अदालत ने, उसमें जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के 1989 के जो एक्ट को उसे, और जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के 1991 के फंक्शन रूल्स और चेयरमैन वगैरह की जो मेंबरान की तकरीर के मतलब 2017 के रूल्स, उनको आइन से मुतसादम करार दिया था कि, और सिंध हुकूमत को कहा था कि सही जाके इनकी जो है कानून साजी की जाए जो बिल्कुल जो है एक आइन और कानून के मुताबिक हो, ऐसा ना हो कि फिर वो गड़बड़। तो इस बेस पे वो असामियाँ वो जो वो ख़त्म हो गई थी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले, अब वो सुप्रीम कोर्ट उनका फ़ैसला करेगी। अब 2022 में सिंध असम्बली से एक नया एक्ट मंजूर कराया है सिंध हुकूमत ने। वो एक्ट मंजूर हो गया, वो एक्ट नाफिज हो गया। अब उसके जो है रूल्स, ज़ाहिर जितना भी वो फंक्शन होता है तो वो तो रूल्स के तहत होता है। एक्ट की रोशनी में 13 जुलाई 2022 को, ये चंद दिन पहले, वो रूल्स भी नोटिफाई हो गए। अब इस बार ये किया गया है इस नए कानून में कि चेयरमैन की तकरीर के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है जो पहले नहीं थी। अब वो हाई पावर कमेटी पहले भी थी, मतलब वो इस तरह की वो नहीं थी कि चीफ़ सेक्रेटरी सिंध साहब, उसकी सरबराही में 6 रुकनी कमेटी होगी जिसमें महकमा कानून के सेक्रेटरी सर्विसेज, सेक्रेटरी महकमा सियाहत व सकाफत, सेक्रेटरी महकमा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़, ये इसके मेंबरान होंगे। और एक मेंबर चेयरमैन को ये अख्तियार है कि वो कोऑपरेट करे, जो है कोई भी अपनी सवाबदीदी से उसका रखें। वो क्या करेंगे, वो जितने भी एलिजिबल उम्मीदवार हैं उनका इंटरव्यू करके उनके नाम, उनके 3 नामों पर मुश्तमिल पैनल बना के वो भेजेंगे चीफ मिनिस्टर साहब को। चीफ मिनिस्टर साहब जो है उनको बुला के मेंबरान को जो कमेटी भेजेगी, तीनों से वो इंटरव्यू करेंगे। उनमें से जो नाम वो सही समझेंगे कि ये नहीं, ये इनको चेयरमैन होना चाहिए, तो उनका नाम वो गवर्नर साहब को भेजेंगे और गवर्नर साहब जो इसकी वो मंजूरी देंगे तो चेयरमैन की तकरीर हो जाएगी। बाकी मेंबरान के नाम, मेंबरान के लिए वो चीफ मिनिस्टर साहब को अख्तियार है कि वो करें। अब उनके लिए अहलियत जो रखी गई है वो ये कि कम से कम जो है वो मेंबर, वो अरकान जो है सरकारी रिटायर्ड अफसरान वो बन सकते हैं मेंबर और चेयरमैन, जिनकी सर्विस कम से कम गवर्नमेंट जॉब जो है वो सर्विस वो
20 साल रही हो और उनमें से कम 5 बरस उनकी सर्विस ग्रेड 20 में रही हो। पहले जो अदालत ने फैसला दिया था कि उनमें जो कई मेंबरान की मेंबरशिप ख़त्म हो गई थी इनके पब्लिक सर्विस कमीशन की, उनमें कुछ ऐसे भी थे जिनकी सर्विस 5 साल से भी कम थी। बाकी चेयरमैन की तकरीरी को तो कोर्ट ने उड़ा दिया था और बाकी जो 5 मेंबरान थे उनको भी काम करने से रोका था। उनके मतलब आगे बताते हैं कि वो 5 मेंबरान क्या हैं, उनका क्या होगा। तो ये उनकी एहलियत है कि ये उनको जो है ये इस तरह जो है अपॉइंट करेंगे। अब चेयरमैन के लिए जो नाम गर्दिश कर रहे हैं, अब 13-14 महीने गुजर गए हैं, तो उनके लिए जो अभी तक नाम जो आ रहे हैं 4 नाम सामने आ रहे हैं। उनमें एक नाम जो है मार्च में रिटायर हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध के ओहदे से मुमताज़ शाह साहब, बड़ा नाम, और तकरीबन मेरे ख्याल में 1 साल पहले या 8-9 महीने पहले रिटायर हुए आपके जो है मोहम्मद वसीम साहब जो चेयरमैन PND ग्रेड 22 में, वो भी रिटायर हुए। और इसके अलावा अलमदीन बुल्लो साहब, उनको सब जानते हैं कि वो चेयरमैन एंटी करप्शन भी रहे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे CM के सैयद मुराद अली शाह के, और एक आपके रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी रहे हैं रिजवान मेमन साहब। अब इनके नाम हैं कि इनमें से क्या, और उसमें ये किया गया है अब इस मरतबा कि पहले तो कोई उम्र की हद नहीं थी कि 70 साल का शख्स भी जो है रिटायर होने के बाद वो लग सकता है। अब ये है कि नहीं, जो भी मेंबर हैं कि उनकी कम से कम उम्र जो हो वो 45 साल से ज़्यादा हो और 65 साल से ज़्यादा ना हो। यानी जो आप 60 साल की आम उम्र में आके सरकारी अफसर रिटायर होगा, अगर वो 2-3 साल घर बैठा और उसके बाद चेयरमैन बना तो वो 65 साल जैसे ही उसकी उम्र हो गई, तो 4 साल जो टेन्योर रखा गया है चेयरमैन का और मेम्बरान का, तो वो पहले ही उसको सबदोश होना पड़ेगा अपने ओहदे से। फिर नए चेयरमैन का इंतखाब, ये इसमें एक नई चीज़ आई है कि 65 बरस से ज़्यादा उसकी ना हो। जब भी भले वो पहले जैसे अभी भी वो होता रहा है कि 4 साल वो या 5 साल पहले तो टेन्योर उन्होंने रखा था कि 5 साल का टेन्योर, फिर उसकी उम्र कितनी भी हो जाए उसको उन्होंने अभी ये ख़त्म कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि 2-2, 3-3 चेयरमैन आएंगे। अब ये जो 4 अफसरान इनमें के रिजवान साहब तो मेरे ख्याल में पहले रिटायर हुए, बाकी ये बाद में, तो अब उनमें ये इनका तो ये 4 साल अगर इनमें से कोई इंतखाब होता है तो हो सकता है। अब ये 4 नाम जो मैंने आपको बताया, इनमें से मुझे जो लग रहा है कि अब 3 कमेटी के लिए जो मेरे जो अपने ज़राए कह रहे हैं कि उनमें 3 उम्मीदवार कमेटी की नज़र में आ सकते हैं, शाह साहब, मुमताज़ शाह साहब, मोहम्मद वसीम साहब और अलमदीन बुल्लो साहब। और मुझे अपने ज़राए कह रहे थे कि ज़्यादातर अब ये तीनों अहम मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन उनमें से भी अगर हम थोड़ा करें तो 2 उम्मीदवार जो है ना वो बाकी रह जाते हैं। एक अलमदीन बुल्लो साहब, जो मैंने देखा है कि वो किस किस अफसर की क्या तबीयत रही है, मोहम्मद वसीम साहब, अब देखें कि उनमें से कहते हैं। बाकी मेम्बरान के लिए भी हैं, मेम्बरान के लिए भी नाम गर्दिश कर रहे हैं। इकबाल दुरानी साहब अच्छे अफसर रहे हैं, सैयद कायम अली शाह के जो है वो दामाद और मैडम नाहिद दुरानी के शोहर, और जो है फजला पेचूहा साहब का भी नाम है, फजला पेचूहा साहबा के जो वो खावन जो आसफ अली जरदारी साहब के जो है बहन हुई, वो भी सेक्रेटरी, ये वो बाकी ओहदों पे भी वो रहे हैं। और इस तरह जो है रियाज मेमन साहब का भी नाम है, कोई 1-2 और नाम, जुनैद मेमन का भी नाम आ रहा है, और जो है बाबर आफंदी ये रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जो इरीगेशन के, इनके भी नाम आ रहे हैं। अब देखें कि ये किस तरह जो है बहाल होकर वो किस तरह करती है। बाकी मैं आपको बताऊँ कि 5 मेम्बरान उनका क्या होगा। जब अदालत ने फैसला दिया था तो उनमें मेम्बरान को रोक दिया गया था कि आप काम ज़्यादा नहीं करेंगे, इसीलिए जो है कमीशन वो गैर फ़ाल हो गया था। उन 5 मेम्बरान में कौन थे? एक वो खेड़ो साहब हैं, रिटायर्ड जज वो, और एक इन्होंने वकील जो है निजी शोबे से लिया था हरी चंद्र वो, और एक जो है एडिशनल IG के ओहदे से रिटायर हुए थे अलीम जाफरी साहब, और मेरे ख्याल में एक वो कोई कस्टम के रिटायर्ड अफसर रहे आफ्ताब अनवर बलूच साहब। अब उनका भी जो 5 साल का टेन्योर वो भी अभी पूरा होने वाला है मेरे ख्याल में। हाँ, एक सिद्दीक मेमन साहब जो रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी, उन किसी का 1 महीना रहता है, किसी का 2, किसी का 3, सबसे ज़्यादा जो टेन्योर रहता है वो 7 महीने जो सिद्दीक मेमन साहब का रहता है। अब नए मेम्बरान भी आएंगे। अब मेम्बरान के लिए कोई हद नहीं है। हाँ, ये है कि जितने कम से कम सरकारी कमीशन के जो मेंबर होंगे वो 5 से कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हों, और जितने भी रखेंगे मेंबर उतने ही आप जो है प्राइवेट सेक्टर से भी रखेंगे मेंबर। जिस तरह मैंने आपको बताया कि गुज़श्ता सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में तो सिर्फ ये हरीश चंद्र एक थे, बाकी तो थे ही नहीं। तो अब वो है कि इस पर देखें कि कितना अमल दरामद होता है। और उन प्राइवेट मेम्बरान के लिए भी ये है कि वो जो मैंने आपको उम्र की हद बताई वही है, लेकिन उनके लिए जो है कम से कम मास्टर की डिग्री होना चाहिए। और ऐसे नहीं कि जिसकी मास्टर की डिग्री आप उसको लगा दें, उनकी ग्रां कदर खिदमात होनी चाहिए। वो अपने अपने शोबे में, तालीम का शोबा हो, माशी शोबा हो, समाजी शोबा हो, वकालत का शोबा हो, तो उनमें उनके वो कोई नाम होना चाहिए, तो वो भी जो है कमीशन के मेंबर बनेंगे। बाकी उन सब का स्टेटस जो है वो एक ही होता है। अब ये देखें कि ये बाकी मेंबरान किस तरह आते हैं। और इस एक्ट में ये भी चीज़ शामिल है कि पहले नहीं था
کہ ایک جو ہے اقلیتی اور جو ہے ایک خواتین کی مخصوص نشست پہ بھی سندھ پبلک سروس کمیشن کا ممبر بنے گا۔ اس میں کافی چیزیں تو وہ پرانی ہیں، لیکن اب دیکھیں کہ وہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ 35,000 اسامیاں، اور 35,000 اسامیاں خالی منتظر ہیں، اس کے لیے خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے۔ ان میں اس 35,000 میں آپ کے جو ہے اے ایس آئی کی اسامیاں بھی شامل ہیں، ان میں آپ کے جو ہے اسسٹنٹ کمشنر کی بھی جو نئی اسامیاں ہیں 40 55 70 مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ابھی جنہوں سیکشن افسران اور ان کو ملا کے انہوں نے پی ایم ایس کیڈر بنایا ہے۔ اس کے متعلق ایک سندھ ہائی کورٹ کا الگ مسئلہ ہے، وہ کسی الگ معاملے میں آپ کو ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ پی ایم ایس کیڈر رہتا ہے ابھی ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا ایک الگ فیصلہ ہے کہ یہ الگ الگ کیڈر ہیں۔ لیکن وہ یوں سمجھیں کہ سیکشن افسر اور اسسٹنٹ کمشنر کی 60-70 اسامیاں بھی ابھی خالی ہیں، اور باقی جو میں نے آپ کو بتایا کہ 2018 کا ایگزام کو انہوں نے جو ہے وہ کالعدم کرا دیا فاضل عدالت نے۔ اب وہ 193 اسامیاں وہ اور باقی 234 اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے تو وہ بھی اس کمیشن میں پھر آئے گا، ان پہ بھی دوبارہ جو ہے وہ بھرتیاں ہوں گی۔ اگر ان کے حق میں امیدواروں کا فیصلہ آ گیا تو پھر تو بس ختم۔ اس کے علاوہ باقی لیبر ڈپارٹمنٹ کی، لیبر افسران کی اور بھی کئی محکموں کی، ریونیو کی اسامیاں خالی ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ نان گزیٹیڈ ہیں، جو میں نے آپ کو 35,000 خود حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ اس پہ ہمیں کمیشن کو فعال بنا کے اس پہ ہمیں جو ہے بھرتیاں کرنی ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ باقی جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عدالت کا فیصلہ کیوں آیا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ کرپشن کا گڑھ کیوں قرار دیا گیا تھا، ہمیں یاد ہے کہ یہ جو ایگزام ہوئے تھے عدالت نے ایسے فیصلہ نہیں دیا تھا، بولیاں لگتی تھی، دکان کہاں، اسسٹنٹ کمشنر 1.25 کروڑ سے 1.5 کروڑ روپے، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر 80 لاکھ سے 1 کروڑ روپے، آپ کے جو باقی ای ٹی اوز 60 لاکھ، ایڈیشنل ڈی ایف سیز 55 سے 70 لاکھ روپے، یہ ایسے بھی بولیاں، ہاں ان میں 5 10 20 15% میرٹ پہ بھی آتے تھے لوگ۔ لیکن یہ اب کیا وہ گڑھ ختم ہوگا؟ وہ گڑھ تب ختم ہو جب میرٹ پہ تقرریاں جو کمیشن بنے، ممبران یہ سب کچھ، اور ان کو کام کرنے دیا جائے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کس طرح جو ہے اپائنٹ ہوں گے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات جو پہلے والے قانون میں کچھ بہتر تھی اس کو بھی اڑا دیا گیا ہے۔ پہلے والے قانون میں کیا تھا کہ جو چیئرمین اور یا ممبر کمیشن جس کے خلاف کوئی کرپشن کی یا غفلت برتنے یا اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے یا کسی امیدوار کو جو ہے زیادہ فیور دینے انڈیو، تو ان کے خلاف انکوائری ہو سکتی ہے۔ ان کے لیے انکوائری کا طریقہ کار پہلے والے قانون میں یہ تھا کہ وہ سندھ ہائی کورٹ میں معاملہ، سندھ ہائی کورٹ اس کے لیے سٹنگ جج مقرر کرے گی، وہ اس کی انکوائری کریں گے، اور وہ انکوائری کریں گے اگر یہ حکومت کو کوئی تھوڑا بہت اعتراض ہو تو وہ پھر سندھ اسمبلی میں معاملہ جائے گا۔ لیکن اب والے قانون میں کیا کیا ہے؟ اب والے قانون میں یہ ہے کہ اگر چیئرمین یا ممبر کسی کے خلاف ایسی کوئی شکایت آئی تو اس کے خلاف انکوائری کے لیے ایک ریٹائرڈ 21 گریڈ کے افسر کو انکوائری افسر مقرر کیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، ریٹائرڈ 21 گریڈ کا افسر مطلب وہ کیا کریں گے؟ چیئرمین خود جو ہے 22 گریڈ کے یا 21 گریڈ کے خود ممبران، ان کے خلاف ایک ریٹائرڈ 21 گریڈ کا افسر کیا انکوائری کرے گا؟ اور وہ انکوائری کر کے رپورٹ کیسے دیں گے؟ وہ رپورٹ دیں گے چیف منسٹر صاحب کو۔ اب پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ریٹائرڈ سٹنگ جج اس کے انکوائری کے اختیارات تھے اور اسمبلی تک وہ معاملات، اب وہ اس کو رپورٹ دیں گے اور چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ ان کے سے اگر سہمت ہو گئے، اسے اتفاق کر لیا تو وہ ان کو جو ہے ٹائم سے پہلے ہٹائیں گے۔ تو اب ایسی صورتحال میں جو ممبر ہوں گے، جو چیئرمین بنیں گے پبلک سروس کمیشن میں، وہ کس کے ماتحت ہوں گے؟ کیا آئینی طور پہ ناظرین آپ بتائیں کہ یہ کوئی خود مختار ادارہ ہوگا پبلک سروس کمیشن؟ یہ جو ان میں رکھا گیا ہے یہ پوائنٹ کتنا مطلب یہ متنازع بنائے گا۔ ابھی سے آپ کو بتا دوں پبلک سروس کمیشن کو لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں، بے روزگار، ان کو صرف ایک ہی نظر آتی ہے یہ چیز کہ پبلک سروس کمیشن شاید وہاں میرٹ پہ ہماری جو تقرری بھرتی ہو سکیں، باقی جگہ پہ تو مایوسی ہے، پہلے بھی مایوس ہوا ہے۔ تو ناظرین مجھے جو لگ رہا ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہٹانا پڑے گا۔ یہ اگر نہیں کیا تو یہ سمجھیں کہ یہ سیاسی کنٹرول میں رہے گا، یہ انتظامی کنٹرول جس کا سب کا جو سندھ گورنمنٹ ہی اس کو کرے گی، یہ خود مختار ادارہ نہیں۔ پھر باقی یہ جو امید لگائے بیٹھے ہیں پبلک سروس کمیشن سے وہ گھر جائیں، یہ سیاسی بھرتیاں ہی ہوتی رہیں گی۔ اب جو ہے دیکھیں کہ یہ کمیشن جو ہے نیا بنائے، یہ ہے ان کا کام۔ تو وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ملیں گے اگلی رپورٹ کے ساتھ۔